Hello everyone, this is Aditi Pal, final year student from AIMS नागपुर। मेरे नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग हूँ। तो हम आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने सारे देख लिए थे, तो अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट टेक प्लेस। तो हमें पता है जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें कई स्टेप्स होते हैं, तो उसमें से एक स्टेप है हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास फिल्ट्रेशन होता है, फिर हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है और फाइनली हमारा सिक्रीशन होता है। यानी पहले तो फर्स्ट जब हमारे पास नेफ्रॉन में जो हमारे पास फिल्टर होने के लिए जो ब्लड आया, तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ उस ब्लड का। फिर हमारे पास एक बार फिल्ट्रेशन हो गया तो जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ उसमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी उस फिल्ट्रेट में जो हो सकता है हमारे बॉडी को काम आ सके बाद में, या हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो, और वो यहाँ पे एक्सक्रीट होने जा रही हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो एक्सक्रीट हो, तो हमारा बॉडी जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये तो पहली चीज हुई। उसके बाद सिक्रीशन। अब हमारे बॉडी को आयनिक बैलेंस मेंटेन करना है। आयंस का जो भी बैलेंस हमारे बॉडी में है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कुछ चीजों को सिक्रीट करेगी और कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करेगी। तो सिक्रीट किससे करेगी, के प्लस है हमारे पास और एच, और जो हमारे पास के प्लस है और एच प्लस है इनको सिक्रीट करेगी। और हमारे पास जो HCO3 माइनस है, ग्लूकोज है, इन सब को रीअब्सॉर्ब करेगी। सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन के थ्रू होगा। जो हम फिल्ट्रेट में एक्स्ट्रा चीजें सिक्रीट करना चाहते हैं वो सिक्रीशन के थ्रू होगा। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं हमारे यूरिन फॉर्मेशन में होते हैं। तो अब हमारे पास है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर डज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट टेक प्लेस। यानी ये सेकंड स्टेप के बारे में हमसे पूछ रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेट हमारे पास बन के आ गया। अब इसका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेट से जो चीजें हमें चाहिए या जो चीजें हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल हो सकती हैं उसे हमें रीअब्जॉर्ब करना है। हम नहीं चाहते कि वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए। तो जो पीसीटी है, पीसीटी और डीसीटी हमारे पास जो है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में पार्ट लेते हैं। तो जो पीसीटी है वो क्या एब्जॉर्ब करती है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। तो जो भी हमारे पास इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, यानी कि मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होता है, वो हमारे पास पीसीटी से होता है 70 to 80%, यानी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं से हो गया। फिर जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो क्या करेगा, वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। तो सोडियम एंड वाटर का जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। और बाइकार्बोनेट आयंस, जैसे कि हमने देखा था कि बाइकार्बोनेट आयंस, सोडियम आयंस और ग्लूकोज जो हैं ये तीनों रीअब्जॉर्ब होंगे और बाकी जो है हमारे पास सिक्रीट होंगे, के प्लस और एच प्लस आयंस। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो हमारे पास पीसीटी और डीसीटी में मिला के होगा। पीसीटी में मोस्ट ऑफ 80 to 80% होगा, बाकी जो बचा हुआ है डीसीटी में सिलेक्टिव होगा, यानी डिपेंड करेगा, सिलेक्टेड चीजों का होगा। 70 to 80% मेजॉरिटी चीजों का नहीं होगा, सिलेक्टिव चीजों का होगा, Na प्लस एंड वाटर का होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम किडनीज ऑफ रेप्टाइल्स। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जैसे ह्यूमंस के पास किडनीज होती है
और हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया होता है। तो जो रेप्टाइल्स हैं उनमें क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है फ्रॉम द किडनीज? तो हमें पता है कि जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स, इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं या किडनीज हैं वो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को। ये जो भी है हमारे पास सारे यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्टेस के फॉर्म में है। तो इन तीनों फॉर्म्स में जो हमारे सारे जो भी एनिमल्स हैं वो वेस्टेस को एक्सक्रीट करते हैं। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, और जो यूरिक एसिड है वो इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स और पेस्ट, यानी कि या तो पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट होगा या हमने देखा है कि छोटे छोटे पेलेट्स हमें देखने को मिलते हैं इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। तो या तो पेलेट्स के फॉर्म में होगा या फिर हमारे पास पेस्ट के फॉर्म में होगा। तो पेलेट्स और पेस्ट के फॉर्म में होगा। तो ये हमने देखा पेलेट और पेस्ट विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो ये जो यूरिक एसिड है, तो ये तीनों जो हमारे एक्सक्रीटरी वेस्टेस हैं, इसमें से जो अमोनिया है उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है फॉर एक्सक्रीशन। फिर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है हमको यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए, और सबसे कम वाटर जो चाहिए रहता है वो चाहिए रहता है यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसके एक्सक्रीशन के लिए, तो इसीलिए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा, और इसीलिए हम इन एनिमल्स को भी यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। तो हमने देखा कि किडनीज ऑफ रेप्टाइल्स से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास निकल के आएगा यूरिक एसिड, जो कि रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स और पेस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स? तो हमसे अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो स्वेट होता है, जो हमारे स्वेट ग्लैंड से निकलता है, उसका कॉम्पोजिशन बताइए आप। तो जो स्वेट रहता है उसमें सिर्फ वाटर नहीं रहता, उसमें और भी कई चीजें रहती हैं। तो यही है कॉम्पोजिशन हमको बताना है। तो जो स्वेट प्रोड्यूस होता है बाय द स्वेट ग्लैंड्स, वो एक वाटरी फ्लूइड है। ये तो हमें पता है वाटर है उसका मेन कंटेंट। वाटर के साथ क्या क्या है? तो वाटर के साथ हमारे पास NaCl भी है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया भी है, NaCl स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया। तो पहला तो वाटर हो गया, दूसरा हमारा NaCl, तीसरा हमारा स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, और लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं। तो प्राइमरी फंक्शन हमारे स्वेट का क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन है टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। तो हमारे पास जब भी बहुत गर्मी होती है तो हमारी बॉडी जो है स्वेट प्रोड्यूस करती है, और उस स्वेट की वजह से एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है बॉडी को। ये तो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का। उसके साथ साथ जब NaCl और हमारे पास लैक्टिक एसिड और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया जो स्वेट में निकल रहा है, यानी स्वेट एक एक्सक्रीशन का भी फॉर्म हुआ। जो भी अगर हमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया भी निकल रहा है और लैक्टिक एसिड भी, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा स्वेट के साथ जो है वो निकल जाते हैं। तो ये हुआ हमारे स्वेट का फंक्शन। और रिमूवल ऑफ वेस्ट, तो हमने कूलिंग इफेक्ट देखा, साथ ही साथ रिमूवल ऑफ वेस्ट। और ये वेस्ट किस फॉर्म में है? या तो लैक्टिक एसिड, या हमारे पास NaCl, या हमारे पास स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ स्वेट प्रोड्यूस्ड, और हमने साथ साथ फंक्शन भी देख लिया कि स्वेट का क्या क्या फंक्शन हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइडेंटिफाई द ग्लैंड्स दैट परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन इन प्रॉन्स। तो हमारे पास जो प्रॉन्स होते हैं उनके एक्सक्रीटरी फंक्शन वाले ग्लैंड्स का नाम हमें बताना है। तो जो प्रॉन्स होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं एंटेनरी ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। तो एंटेनरी ग्लैंड्स, या फिर हम बोलेंगे ग्रीन ग्लैंड्स।
तो आप याद कैसे रख सकते हैं? तो पहली बात तो एंटीनरी ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं? तो जो ये ग्लैंड्स होते हैं ये ओपेक होते हैं और पी साइज के होते हैं, यानी पी साइज के, छोटे छोटे पी साइज के होते हैं और ओपेक होते हैं। और ये लोकेटेड कहाँ होते हैं? इन द कॉग्सा ऑफ ईच सेकेंड एंटीना। तो हमारे पास जो प्रॉन्स में एंटीनाज होते हैं उसके कॉग्जा ऑफ सेकेंड एंटीना में हमारे पास जो पी साइज के ओपेक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं एंटेनरी ग्लैंड्स, क्योंकि एंटेना में है। तो एक बात तो अगर लोकेशन याद रखेंगे तो हमें एंटेनरी ग्लैंड्स याद रहेगा। और अगर हम याद रखें कि एक ग्रीन प्रॉन है हमारे पास, एक ग्रीन प्रॉन था ऐसा आप इमेजिन करिए, तो ग्रीन प्रॉन से हमें ग्रीन ग्लैंड्स याद रहेगा। तो पहला तो हो गया ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनरी ग्लैंड्स। तो ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनरी ग्लैंड्स हम ऐसे याद रख सकते हैं। और एक्सक्रीट क्या करते हैं प्रॉन्स? तो प्रॉन्स मेनली एक्वेटिक होते हैं, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी है, तो उनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, तो वो वही वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे जिसको सबसे ज्यादा वाटर चाहिए, क्योंकि है अगर वाटर तो वही प्रेफर्ड मोड ऑफ एक्सक्रीशन होगा। तो अमोनिया के फॉर्म में ये अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है उसके एक्सक्रीट करेंगे। तो ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं जो हमारे प्रॉन्स हैं। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एमीबा? तो हमारे पास जो एमीबा है उसमें क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है? तो हमें पता है जो एमीबा है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अमीबा है, वो उसे हम, उसके पास सीओडोपोडिया होते हैं। तो अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अमीबा प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोआ फैमिली से बिलोंग करता है। तो अमीबा का स्ट्रक्चर हमें पता है। अब जो अमीबा है उसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक वैक्यूल होगा अंदर जिसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो एक वैक्यूल होगा इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक्सक्रीशन का भी फंक्शन करेगा और साथ ही साथ ओस्मो रेगुलेशन का भी फंक्शन करेगा। तो जो हमारे पास एमीबा होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में और साथ ही साथ हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है इन एमीबा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फॉलोइंग एब्रिविएशंस आर यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सक्रीटरी फंक्शंस, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर? तो ये हमारे पास एब्रिविएशंस दे रखे हैं और इन्हें हम एक्सक्रीटरी फंक्शंस में यूज करते हैं। तो इनका क्या, हमें इन एब्रिविएशंस को एक्सपैंड करना है, इनका फुल फॉर्म बताना है। तो सबसे पहले हम आते हैं एएनएफ पे। तो एएनएफ हमने कई बार देखा है इस चैप्टर में कि एएनएफ हमारा है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, तो एएनएफ है हमारे पास एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो कि हेल्प। अब एट्रियल नाट्रियूरेटिक का फैक्टर का काम क्या था कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो हमारे पास हार्ट है उनकी एट्रियाज जब बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेच कब होंगी? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एट्रिया में। तो एट्रिया स्ट्रेच हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर और उससे रिलीज हो रहा है हमारे पास एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो क्या करेगा? वो चाहेगा, वो रिलीज क्यों हो रहा है? रिलीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अब चाहेगा कि ये ब्लड प्रेशर कम हो, तो ये इनहिबिट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को। और हमारे पास जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था वो ब्लड प्रेशर को अब कम करेगा। तो ये काम है हमारा एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इनहिबिट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन और हमारा प्रेशर है उसको कम करवाता है। तो ये था एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। फिर हम आते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
तो जो हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसके नाम में है एंटी डायूरेसिस। डायूरेसिस यानी कि बहुत ज्यादा पानी का एक्सक्रीशन होना। तो एंटी डायूरेटिक मतलब लेस वाटर का एक्सक्रीशन होना। तो ये क्या करेगा, हेल्प्स इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग द वाटर परमिएबिलिटी ऑफ द एंड पार्ट ऑफ डीसीटी एंड द इंटायर कलेक्टिंग डक्ट। तो इसने क्या किया, जो एंड पार्ट ऑफ द डीसीटी है और हमारा पूरा का पूरा कलेक्टिंग डक्ट है, उसके वाटर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। तो वाटर परमिएबिलिटी के इंक्रीज करने की वजह से हमारा ज्यादा वाटर जो है वो होगा, और वाटर रीअब्सॉर्ब होने की वजह से हमारा डायूरेसिस जो है वो कम होगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का ये है, डायूरेसिस को कम करना। फिर आता है हमारे पास GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो जो रेट, तो GFR है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है इन यूरिन फॉर्मेशन। तो हमारे पास जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है इन ग्लोमेरुलस, तो हमारे पास सबसे पहले किडनीज में जो ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, वो जाता है ग्लोमेरुलस के पास और बोमैन्स कैप्सूल, जिनको हम मिला के रीनल कॉर्पस्कल कहते थे। तो रीनल कॉर्पस्कल के पास हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो रेट होगा उसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी किस रेट से हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को फिल्टर कर पा रहा है। और अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी 1 मिनट में हमारा किडनी जो है वो कितना ब्लड को फिल्टर कर पा रहा है उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और जो नॉर्मल वैल्यू होती है इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, वो होती है 125 मिलीलीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में जो किडनीज हैं हमारे पास वो 125 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को फिल्टर कर सकती हैं। तो 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो ये था हमारे पास तीसरा GFR। ANF देख लिया हमने, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और फाइनली हमारा DCT। तो DCT हमें पता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। तो जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये एक, इसका कॉन्वोल्यूटेड क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और टेब्यूल के तरह है, present in the renal cortex of the kidney, or it is connected with a loop of Henle and opens into the collecting duct। तो हमें पता है कि पहले PCT होता है, फिर हमारे पास DCT होता है, फिर हमारे पास लूप ऑफ हेनले होता है, और फाइनली जो है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो हमने देखा था कि DCT में जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। PCT के बाद होता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, फिर होता है हमारे पास DCT, और फिर होता है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। तो जो हमारे पास DCT है वहां पे क्या हो रहा था, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि कुछ सिलेक्टिव चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होगा। और जो हमारे पास PCT था वहां पे 70 to 80%, यानी मेजॉरिटी ऑफ चीजें जिनका रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो PCT में ही हो जाएगा। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो हमारे पास होगा कहाँ, वो हमारे पास होगा DCT के अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डिफरेंशिएट ग्लाइकोसूरिया फ्रॉम कीटोनूरिया। तो हमें ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, इनका डेफिनेशन क्या है। तो ग्लाइकोसूरिया, तो ग्लूकोज प्लस यूरिया, हम ऐसा इसे
अगर हम देखें तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के बनता है ग्लाइकोसूरिया, यानी when the concentration of glucose in blood is higher because of which glucose cannot be reabsorbed and it remains in the urine। यानी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगा ग्लूकोज का जो हम यूरिन से रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं, पर जब हमारे पास 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर्स कंसंट्रेशन हो जाता है ग्लूकोज का, तो हम उसे कहते हैं रीनल थ्रेशहोल्ड, यानी इससे पर हमारे किडनीज जो हैं और ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकती। तो अब ये ग्लूकोज जो है वो यूरिन में जाने लगेगा। इतना तक तो किडनीज रीअब्सॉर्ब कर पा रही थी, अब ग्लूकोज अगर नहीं रीअब्सॉर्ब हो पा रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो यूरिन में निकलेगा, और इससे इस कंडीशन को हम बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया वो कंडीशन है जब हमारे पास ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि अब हमारे पास जो किडनीज हैं वो इतना ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही हैं जितना हमारे ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है। और ये होगा क्यों? बिकॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस में हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। तो जितना ज्यादा इंक्रीज होगा किडनीज उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और एक्सक्रीट करेंगे इन द यूरिन, और उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। फिर आता है कीटोनूरिया। तो कीटोनूरिया जो है फिर से हमारे पास आता है दो वर्ड्स को मिला के, कीटोन प्लस यूरिया। तो कीटोनूरिया यानी कीटोन बॉडीज इन यूरिन। अब हमारे पास कीटोन बॉडीज इन यूरिन आ रही हैं तो हम उसे बोलेंगे कीटोनूरिया। तो हमने देखा कि अब कॉज क्या है कीटोनूरिया का। तो जो हमारे पास अगर हम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में हैं या स्टारवेशन में हैं तो हमारे पास स्टोर्ड फैट और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। यानी कि कोई इंसान अगर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में है, स्टारवेशन का कंडीशन है, तो जो प्रोटीन और फैट है हमारे पास वो ब्रेक डाउन होगा और उससे कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होंगी। तो कीटोन बॉडीज यूरिन में आ सकती हैं, और साथ ही डायबिटीज में भी कीटोन बॉडीज यूरिन में देखने को मिलती हैं। तो इनका कॉजेस हमने देख लिया, हम एक बार पढ़ लेते हैं कि ग्लाइकोसूरिया क्या है। तो ग्लाइकोसूरिया जो है, इट हैपेंस व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल के वजह से वो पूरा रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा और यूरिन आउटपुट जो है हमारे पास इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा तो हमारे पास वाटर भी हाई ऑस्मोलैरिटी को फॉलो करेगा और वाटर भी ज्यादा एक्सक्रीट होगा। तो वाटर और ग्लूकोज दोनों ज्यादा एक्सक्रीट होगा। फिर हमारे पास कीटोन बॉडीज कब प्रोड्यूस होंगी? व्हेन स्टोर्ड फैट एंड प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा। तो ये स्टोर्ड फैट एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन के वजह से जो हमारे पास कब होता है? फास्टिंग और स्टारवेशन के केस में। और ये डायबिटिक पीपल में भी हम देख सकते हैं। तो हमें क्या करना था? डिफरेंशिएट करना था ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया में। तो हम एक तो डेफिनेशन के बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे कि ये है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन और कीटोनूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कीटोन बॉडीज इन यूरिन। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अब हम आते हैं कॉज पे। ग्लाइकोसूरिया क्यों होगा? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, और ये इतना हाई होगा कि किडनीज जो है उस ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी और ग्लूकोज जो है वो हमारे पास एक्सक्रीट होगा। फिर हमारे पास कीटोन बॉडीज कब प्रोड्यूस होती हैं? व्हेन फैट एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन अकर्स इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन और फास्टिंग या प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में जब हमारे पास फैट और प्रोटीन ब्रेकडाउन होके आएगा तो हमारे पास होगा कीटोन बॉडीज का एक्सेस प्रोडक्शन जो यूरिन में दिखने लगेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया में डिफरेंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज द रोल ऑफ सेबेसियस ग्लैंड्स? अब हमसे पूछ रहे हैं ये कि सेबेसियस ग्लैंड्स का रोल बताइए। तो सेबेसियस ग्लैंड्स जो हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स हैं क्या? तो हमारे पास जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एक्सोक्राइन है, यानी कि जो अपने सिक्रीशंस जो है ये बाहर
डालेंगे बॉडी से बाहर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और ये प्रेजेंट कहाँ है? इन द स्किन। तो स्किन में जो माइक्रोस्कोपिक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो उन्हें हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। और क्या सिक्रीट करते हैं ये? ऑयली और वैक्सी मैटर। ऑयली और वैक्सी मैटर जिसे हम कहते हैं सीबम। और ये सीबम क्या करता है? लुब्रिकेट करता है जो हमारी स्किन है। तो लुब्रिकेशन की वजह से ये ऑयली, और क्योंकि ये ऑयली और वैक्सी है तो ये स्किन को क्या बना देगा? वाटर प्रूफ बना देगा, और हेयर को भी हमारे पास वाटर प्रूफ बना देगा। और जो ह्यूमंस हैं उनमें सेबेशियस ग्लैंड्स कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा फेस एंड स्कैल्प पे। तो हम देखते हैं कि फेस पे हमारे पास ऑयली एंड वैक्सी सिक्रीशंस होते हैं, और हमारा स्कैल्प भी ऑयली हो जाता है, और हमारे स्कैल्प में भी सेबेशियस ग्लैंड्स और सिक्रीशंस होते हैं उसके। और साथ ही साथ और अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन में भी हमें सेबेशियस ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट यानी जो पाम्स ऑफ हैंड्स एंड सोल्स ऑफ फीट हैं वहां पे सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। यानी एक्सेप्शंस भी है इनके लोकेशन में, कहाँ? पाम्स ऑफ हैंड्स एंड सोल्स ऑफ फीट। और द टाइप ऑफ सिक्रीशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स इज रेफर्ड टू एज होलोक्राइन सिक्रीशन। होलोक्राइन सिक्रीशन यानी कि क्या? जब हमारा सेबेशियस ग्लैंड्स का जो सेल्स है वो जो भी हमारे पास सिक्रीट करेंगे तो पूरी सेल जो है डिस्ट्रॉय कर जाएगी, यानी पूरे सेल का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से हम इसे कहेंगे होलोक्राइन ग्लैंड्स। फिर हमारे पास जो है इन द आईलिड्स में सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मेबोमियन ग्लैंड्स, जिन्हें हम टार्सल ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स हैं दैट सिक्रीट अ स्पेशल टाइप ऑफ सीबम इनटू टीयर्स। तो मेबोमियन ग्लैंड्स जो हैं वो टाइप ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स ही हैं जो हमारे पास टीयर्स सिक्रीट करते हैं। और जो फोर्डाई स्पॉट्स हैं दे आर एक्टोपिक सेबेशियस ग्लैंड्स फाउंड यूजुअली ऑन द लिप्स, गम्स एंड इनर चीक्स। तो किन्हीं लोगों के लिप्स पे अगर आप देखें तो सेबेशियस ग्लैंड्स यानी छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, तो वो मिसप्लेस्ड यानी एक्टोपिक सेबेशियस ग्लैंड्स है, उन्हें वहां नहीं होना चाहिए। पर अगर है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्मेटिक अपीयरेंस थोड़ा हो सकता है, पर इसका इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, साइंस नहीं होते। तो इनर चीक्स और जेनाइटल्स में देखने को मिल सकते हैं। और एरियोलर ग्लैंड्स हमारे फीमेल निपल्स के अराउंड होते हैं। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स सेबेशियस ग्लैंड्स के इन द बॉडी। तो जब हम एग्जांपल्स देखते हैं तो ही हमें समझ में आता है कि इनका रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है डिफरेंट जगह पे, तो ही हम समझ पाते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फेस पे वैक्सी ऑयली मैटर सिक्रीट करते हैं, स्कैल्प को भी ऑयली रखते हैं, मॉइस्चराइज्ड वाटर प्रूफ रखते हैं। साथ ही साथ हमारे पास आईज में होते हैं मेबोमियन ग्लैंड्स। फिर फोर्डाई स्पॉट्स हमने देखा। और पाम्स ऑफ हैंड्स एंड फीट, सोल ऑफ फीट में नहीं पाए जाते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेम टू एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस का नाम बताना है हमें। तो सबसे पहले एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड का क्या मतलब, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करके हमारे पास ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जा रहे हैं। तो वैसे 2 सब्सटेंसेस हैं जो कि हैं हमारे पास ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। तो जो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स है वो हमारे पास एक्टिवली जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जा रहे हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और हमारे पास डिफ्यूजन। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है और डिफ्यूजन है उसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे पास
जो ट्रांसपोर्ट है वो विदाउट एनर्जी हो जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमें ये समझना है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सब्सटेंसेस जा रहे हैं उनको जाने में एनर्जी लग रही होगी, तो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एनर्जी को खर्च करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Name any two metabolic disorders which can be diagnosed by analysis of urine। अब आप यूरिन का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप कौन से दो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर्स जो है आप कौन से दो को पता कर सकते हैं। तो दो जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, पहला तो है हमारे पास हीमाटूरिया और दूसरा है एल्ब्यूमिनोरिया। तो हीमाटूरिया यानी हीमोग्लोबिन या ब्लड, तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स, हीमाटूरिया इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स इन द यूरिन, और प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिनूरिया। तो वो डिफरेंट हो जाएगा। हीमाटोरिया इज द ब्लड प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स इन द यूरिन, ठीक है। तो ब्लड और ब्लड सेल्स के प्रेजेंस को हम बोलेंगे हीमाटूरिया। तो हीमाटूरिया क्यों हो सकता है, अब आप सोचिए कि हमारे पास यूरिन है वो किस पाथवे से आ रहा है, यूरेटर्स के थ्रू आ रहा है फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में। तो हमारे पास रास्ते में अगर कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर से ब्लीडिंग हो सकती है और वो ब्लड हमारे पास कहाँ आ सकता है, यूरिन के अंदर। साथ ही अगर किसी को किडनी स्टोन्स हैं तो वो स्टोन एक जगह पे तो नहीं रहेगा, वो थोड़ा इरोजन्स करेगा हमारे ट्रैक्ट में, उसके वजह से जो है वो ब्लड ब्लीडिंग हो सकती है और ये ब्लड कहाँ आएगा, फाइनली यूरिन में शो करेगा। तो हीमाटूरिया हो सकता है बिकॉज ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स इन द यूरिन, और ये साइन होगा किडनी स्टोन और ट्यूमर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो ट्यूमर और किडनी स्टोन की वजह से हमें हीमाटूरिया देखने को मिल सकता है, जो कि है हमारे पास ब्लड या फिर ब्लड सेल्स इन द यूरिन। उसके बाद है हमारे पास एल्ब्यूमिनोरिया। अब एल्ब्यूमिनोरिया का क्या मतलब, एल्ब्यूमिन है यूरिन के अंदर, एल्ब्यूमिन है यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिनोरिया में। और ये एल्ब्यूमिन कहाँ से आ रहा है, तो एल्ब्यूमिन इन यूरिन जो है आएगा नेफ्राइटिस के अंदर, दैट इज इन इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई की वजह से एल्ब्यूमिनोरिया होगा, और इस कंडीशन में जो साइज ऑफ फिल्टरिंग स्लिट्स है वो इनलार्ज हो जाएगा। तो आपके पास ग्लोमेरुलाई है, उसका जो है इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो रहा है यानी हमारे पास वैसोस, जो हमारे पास डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगा। तो जो साइज होता है फिल्टरिंग स्लिट्स का वो भी इनलार्ज हो जाएगा। तो अगर फिल्टरिंग स्लिट्स का साइज इनलार्ज हो जाएगा तो हमारे पास जो बिगर प्रोटीन्स है जो कभी यूरिन में नहीं आते, जैसे जो हमारा एल्ब्यूमिन है वो भी अब हमारे पास यूरिन के अंदर दिखने लगेगा। तो हम बोलेंगे एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा है पेशेंट को, और ये हमारे पास क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कौन से दो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हीमाटूरिया और एल्ब्यूमिनूरिया हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय डायग्नोस कर सकते हैं बाय एनालिसिस ऑफ यूरिन। फिर हम आते हैं व्हाट आर द मेन प्रोसेसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन के हमें मेन प्रोसेसेस बताने हैं। तो हमें पता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप्स में होता है। इसमें 3 होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रेशन और फाइनली एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम से ही पता है कि हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर होगा, और ग्लोमेरुलस क्या करेगा, सबसे पहले इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा फ्रॉम डिफरेंट आर्टेरियोल्स ऑफ द रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी के डिफरेंट आर्टेरियोल से इम्प्योर ब्लड जो है रिसीव होगा।
बाई ग्लोमेरुलस, और जो ब्लड एंटर करेगा ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल, वो जो है उसमें क्या क्या होगा, उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा और ग्लूकोज होगा। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो है वो ग्लोमेरुलस में होंगे, और नैरोइंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज के वजह से इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ द ब्लड होगा, ड्यू टू विच वाटर एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स in the blood gets filtered out into the cavities of Bowman's capsule। तो जो हमारे पास ग्लोमेरुलस की जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो बहुत ही नैरो डाउन होंगी, और नैरो डाउन होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जो भी हमारे पास वेस्टेज हैं, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर है, वो हमारे पास निकल के फिल्टर होके बोमैन्स कैप्सूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया हमारे यहाँ तक। ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल ने मिलके फिल्ट्रेट बना लिया, जिसे और ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल को मिलके हम बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल। तो रीनल कॉर्पस्कल में हमारा फिल्ट्रेट जो है वो बन के तैयार हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो जो फिल्ट्रेट होता है ऑफ ग्लोमेरुलस, ये पास करता है थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ बोमैन्स कैप्सूल और उसके बाद फॉरवर्ड मूव करता है। तो सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस यहाँ से शुरू होता है, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर एंड सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बाय द रीनल ब्लड कैपिलरीज। तो हमने देखा था कि पीसीटी और डीसीटी ये काम कर रहे हैं। पीसीटी में हमारे पास मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी हमारे पास वाटर है 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी मेन काम तो रीअब्जॉर्प्शन का पीसीटी कर रहा है। फैकल्टेटिव जो है वो कर रहा है हमारे पास डीसीटी, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। फैकल्टेटिव या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हम कह सकते हैं, जो चीजें डेजिग्नेटेड है कि ये चीजें तो एब्जॉर्ब होंगी और दूसरी चीजें एक्सक्रीट होंगी। फिर आता है हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रेशन। द रिमेनिंग लिक्विड अलॉन्ग विद सम एडिशनल वेस्टेज सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड इज पास्ड थ्रू द यूरेटर्स एंड कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमने देखा था कुछ और, अगर हमारे बॉडी सिक्रीट करना चाहती है कुछ आयंस, कुछ वेस्टेज, तो यहाँ पे सिलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के फॉर्म में सिक्रीट हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास एक्सक्रीशन। तो जो यूरिन फ्रॉम द किडनीज है वो रीचेस द into the urinary bladder via ureters, और जब यूरिनरी ब्लैडर हमारा फुल होता है तो यूरिन पास आउट होता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। तो हमें पता है कि यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर्स तक पहुंचेगा थ्रू यूरेटर्स, और जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा तो हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल सेंड करेंगे थ्रू फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन, और यूरिन फाइनली पास आउट हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। तो ये हो गया हमारे पास यूरिन का, एक्सक्रीशन का। तो यूरिन एक्सक्रीट हो गया हमारे बॉडी से। तो तीनों प्रोसेसेस हमने देख लिया। पहले था हमारे पास सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर हुआ हमारे पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें जो हमारी बॉडी को चाहिए थी वो रीअब्जॉर्ब हो गई। फिर आता है हमारे पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के पास हुआ हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी और कुछ अगर हमारी बॉडी एक्सक्रीट करना चाहती है यूरिन के अंदर तो इस ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू ये हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं यूरिन तक पहुंच जाएंगे और फाइनली एक्सक्रीट हो जाएंगे। एंड फाइनली आता है हमारा एक्सक्रीशन, जहाँ पे यूरिन जो है थ्रू किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रैवल करेगा वाया यूरेटर्स, और ये जो यूरेटर्स हैं वो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को ले जाएंगे, और फाइनली जब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होने लगेगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन, तो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं एक रिफ्लेक्स होगा हमारे पास, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जिससे फाइनली हमारा मिक्चुरेशन होगा, यानी यूरिन का एक्सक्रीशन होगा फ्रॉम द बॉडी। तो ये था हमारे पास मेन प्रोसेसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सॉर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्टिवली और पैसिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस ड्यूरिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
अब हमने देखा था एक्टिवली और पैसिवली का डिफरेंस, तो हमने देख लिया है कि एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड यानी एटीपी का यूज हो रहा है ड्यूरिंग रीएब्जॉर्प्शन, और पैसिवली ट्रांसपोर्टेड यानी एटीपी का यूज नहीं हो रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने पहले ही देख लिया था कि ग्लूकोज होगा और हमारे पास Na+ होगा और साथ में अमाइनो एसिड्स। ये तीनों हमने ऊपर के क्वेश्चंस में ही देख लिया था कि जो ग्लूकोज है और अमाइनो एसिड्स है और साथ में Na+ है, वो हमारे पास एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे। और पैसिवली ट्रांसपोर्टेड में कौन कौन से आएंगे, हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्टेज आएंगे और वाटर आएगा। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और Na+ होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्सॉर्ब, और पैसिवली ट्रांसपोर्टेड जो होंगे वो होंगे नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड वाटर। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास एक्टिवली एंड पैसिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस। फिर हम आते हैं, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कंप्लीट द फॉलोइंग करना है। तो जो यूरिनरी एक्सक्रीशन है वो किसके इक्वल होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस, यानी कि हमसे यूरिनरी एक्सक्रीशन पूछ रहा है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है यहाँ पे होगा जो हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्लस ट्यूबुलर सिक्रेशन माइनस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो एक्सक्रीशन की वैल्यू माइनस में आएगी, यानी ये बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है हमने देखा था फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। तो इसमें क्या होता है, वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द ब्लड आर फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलस एंड फॉर्म द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और फिर होता है हमारे पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड फाइनली होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो हमने देखा था कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर जो है हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होता है 70 to 80% इन द पीसीटी एंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द डीसीटी। तो जो चीजें हम हमारे फिल्ट्रेट से हमें रीअब्जॉर्ब करनी है, जो बॉडी को रिक्वायर्ड हो सकती हैं, वो रीअब्जॉर्ब होगी इन द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हमने देखा। फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन में होगा एडिशन ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल्स फ्रॉम द ब्लड टू द अल्ट्रा फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी एडिशन ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल्स होगा जो बॉडी हमारी एक्सक्रीट करना चाहती है एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो ये है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो फाइनली जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो होगा हमारा यूरिनरी एक्सक्रीशन, जो कि माइनस में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो आएगा हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो आंसर है वो होगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर हम आते हैं 13 का बी, डायलिसिस फ्लूइड इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस। तो जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसमें प्लाज्मा माइनस क्या होता है, तो जो डायलिसिस फ्लूइड है, डायलाइजिंग यूनिट जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, डायलाइजर, डायलिसिस मेम्ब्रेन एंड डायलाइजिंग फ्लूइड। तो जो डायलाइसिस फ्लूइड है उसमें प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, क्योंकि आप देखिए ये डायलाइजिंग फ्लूइड है, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं और ये जो हमारा ये सेपरेटेड है बाय अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो जो डायलाइजर है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, द पेशेंट्स ब्लड एंड द डायलिसिस फ्लूइड having the same composition except nitrogenous waste। तभी तो nitrogenous waste due to diffusion यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है और इधर कम, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये सब इधर से इधर चला जाएगा और हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाएगा ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्टेस। तो थिन डायलाइजिंग मेम्ब्रेन होती है हमारे पास जो सेपरेट करती है इन 2 पार्ट्स को, और ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स रिमेन इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू बिग। तो ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स नहीं जा पाएंगे, इनका साइज देखिए आप, पर जो स्मॉलर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो थ्रू डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो ये है हमारे पास डायलाइजिंग यूनिट। तो डायलाइसिस फ्लूइड जो होगा वो प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्टेस होगा। तो प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्टेस के अंदर आएगा हमारा जो है डायलाइजिंग फ्लूइड।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, मेंशन द सब्सटेंसेस दैट एग्जिट फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। तो जो हमारे पास मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है उनमें से कौन कौन से सब्सटेंसेस एग्जिट होते हैं, ट्यूब्यूल्स में से कौन कौन से सब्सटेंसेस एग्जिट होते हैं, ताकि जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन्ड रह सके। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का वो मेंटेन होता है प्राइमरीली बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले एंड ब्लड वेसल्स सराउंडिंग देम, जो जिसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। यानी लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा मिल के जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करता है, और प्रोसेस का नाम है काउंटर करंट एक्सचेंज। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन्ड रहेगा। और जो सब्सटेंसेस जो एग्जिट होते हैं फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ सच ग्रेडियंट, उसमें मेनली आता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड यूरिया। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड यूरिया जो है वो एक्सक्रीट होता है फॉर मेंटेनिंग द concentration gradient in the medullary interstitium। तो हमने देखा इसका आंसर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड यूरिया। और साथ ही साथ हमारे पास H+, K+ और अमोनिया जो है वो भी सिक्रीट हो सकता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएटली। ऑर्गन दिया है और हमें एक्सक्रीटरी वेस्टेस का नाम फिल अप करना है। तो सबसे पहले है किडनीज। तो किडनीज हमारे पास क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है किडनीज का, तो हमें पता है किडनीज जो है मेनली यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं। तो किडनीज ब्लड को फिल्टर करके वेस्टेज को हटाती है और जो है बॉडी के फ्लूइड आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करती हैं। और जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिन में वो है यूरिया थ्रू किडनीज। फिर हम आते हैं, दूसरा है हमारा लंग्स। तो लंग्स में हमने देखा था कल ही कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है थ्रू द लंग्स। जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लेते हैं हमारा ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं, और फाइनली जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर देते हैं। और साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर जो है H2O वो भी हमारे पास एक्सक्रीट होता है थ्रू द लंग्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली और साथ में थोड़ा सा वाटर भी एक्सक्रीट हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम वाटर वेपर इन द एयर। फिर है हमारे पास, ये तो हुआ लंग्स का। फिर हम आते हैं लिवर। अब लिवर जो है क्या एक्सक्रीट करता है, तो लिवर जो है हीमोग्लोबिन को डिकम्पोज करता है और उसे कन्वर्ट करता है हीम मेटाबॉलिज्म में। हमने देखा है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और ये जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन है ये एलिमिनेट होते हैं फाइनली फीसेस में इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिनोजेन और यूरोबिलिनोजेन के फॉर्म में। और साथ ही साथ कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड विटामिन एंड ड्रग्स, काफी सारे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर में होता है। तो क्या क्या एक्सक्रीट करता है, कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स वाया बाइल। जो बाइल जूस बनता है उसके थ्रू ये कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स को एक्सक्रीट कर देता है। और साथ ही जो हमारे पास अमोनिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी यूरिया साइकिल, जो यूरिया का फॉर्मेशन भी है वो हमारे लिवर में ही हो रहा है और फाइनली ये यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। तो जो हमारे पास अमोनिया बनता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के मिल्क से मिला के यूरिया जो बनाते हैं यूरिया साइकिल में, वो भी हमारा लिवर के अंदर ही होता है। फिर है हमारे पास लिवर, हमने देख लिया। फिर है हमारे पास लास्ट स्किन। तो स्किन क्या एक्सक्रीट करती है, हमने अभी देखा कि स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड्स जो है वो सीबम को एक्सक्रीट करते हैं, वैक्सेस, स्टीरोल्स
हाइड्रोकार्बन्स और फैटी एसिड्स। और स्वेट ग्लैंड्स जो हैं स्वेट रिलीज करते हैं विद सम ऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक NaCl, लैक्टिक एसिड हो सकता है, सम अमाउंट्स ऑफ यूरिया भी हो सकता है इन द स्वेट प्रोड्यूस्ड। तो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स ये दोनों स्किन में ही है। तो स्वेट भी होगा, साथ ही साथ सीबम भी होगा। स्वेट में निकलेगा वाटर प्लस ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ट्रेसेस ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड, और सीबम में निकलेगा वैक्सेस, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड फैटी एसिड्स। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस भी आसानी थे, पर आपको हर चीज पता होनी चाहिए ताकि आप अगर आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।